नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए हेल्थ हैंडबुक का 9वां चैप्टर यानी 9वां अध्याय लेकर आया हूँ। और अगर आपने इससे पहले के 8 पार्ट नहीं देखे तो उनका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। हमलावर और पीड़ित, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है। अगर मैं इस चक्र को बंद नहीं कर पाया तो मेरी सारी धारणाएं टिक नहीं पाएंगी। सुजिन को लगा कि उसने शायद पूरी बात समझ ली है, लेकिन उसे यह साबित करने के लिए कुछ और जानकारी की जरूरत थी कि उसका अनुमान सही था। तभी चुई ने अचानक सुजिन को अपने पीछे खींच लिया। लिनियो भी उसके पास पहुंच गई थी और वह उससे कुछ ही दूरी पर थी। जब उसने उन्हें देखा तो तुरंत उनकी ओर दौड़ने लगी। उसकी हरकतें इंसान से कहीं ज्यादा भूखे जंगली जानवर जैसी लग रही थी। चुई पहले से ही लड़ने के लिए तैयार थी और वह कुछ ही सेकंड में उनसे 10 मीटर से भी कम दूरी पर आ गई। अचानक अचानक एक हरे रंग की लाइट हवा में उड़ी और लिनियो के कंधे के ठीक ऊपर आकर लगी। चुई और सुजिन दोनों दंग रह गए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वह हरी लाइट आसमान से गिरी थी, लेकिन लिनियो पर बहुत सटीक तरीके से गिरी थी। इसीलिए सुजिन को यकीन था कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कोई उन दोनों के पीछे से निकलकर आया। सुजिन ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि वह कौन था। वह वही अलग सा दिखने वाला युवक चैंग था जो पहली बार यहां आने पर उनके साथ था। तुम लोग अभी भी जीवित हो, कमाल है। चैन ने लिनियो की ओर बढ़ने से पहले उनकी ओर सिर हिलाकर उनकी प्रशंसा की। सुजिन ने लिनियो को देखा और महसूस किया कि लिनियो के कंधे पर जो लाइट आकर लगी थी वह वास्तव में एक भाला था। लेकिन उसे याद नहीं आया कि चैंग ने पहले कभी किसी हथियार को इस तरह से पकड़ा था। लिनियो को भाले ने जमीन पर दबा दिया था, लेकिन वह अभी भी लगातार संघर्ष कर रही थी, जैसे कि उसे कोई दर्द महसूस ही ना हो रहा हो। क्या क्या तुम उसे मारने जा रहे हो? सुजिन ने पूछा। चैंग ने सुजिन के सवाल का जवाब नहीं दिया। वह झुका और अपना चेहरा लिनियो के बहुत करीब ले गया और उसने कहा, हाँ, तुम्हारे में से वह गंध आ रही है। क्या तुम ही हो जिसने मेरे आदमी को मारा था? लिनियो ने उसे काटने की कोशिश में अपना मुंह खोला, क्योंकि उसका चेहरा उसके बहुत करीब था, लेकिन उसने उसे पर्याप्त दूरी बना रखी थी। जब सुजिन ने सुना कि चैंग ने लिनियो से क्या कहा तो उसे देर से एहसास हुआ कि मध्यम आयु वर्ग का आदमी उसके साथ नहीं था। इसीलिए उसने अनुमान लगाया कि मध्यम आयु वर्ग का आदमी शायद मर चुका है। क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ वाला बुढ़ा आदमी मर गया? सुजिन ने पूछा। इस बार चैंग ने सुजिन के सवाल का जवाब ठंडी आवाज में दिया। मैंने इसीलिए बोला था कि बेवकूफ इंसान लंबे समय तक हैंडबुक की चुनौतियों से बच नहीं सकता। मैं समझ गया। सुजिन ने कंधे उचका दिए और आगे कोई पूछताछ नहीं की। तुम्हारा कंधा, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? चैंग की आंखें चमक उठी जब उसने आखिरकार सुजिन के गायब हाथ को देखा और इसके बारे में पूछा। चिंता के लिए धन्यवाद, सुजिन ने व्यंग्यात्मक ढंग में उत्तर दिया। लेकिन वह देख सकता था कि चैंग उसकी चोट से बहुत चिंतित था और उसके मन में एक विचार आया। उसने पूछा, क्या हुआ? क्या मेरे घाव में कुछ गड़बड़ है? मेरे आदमी पर भी इसी तरह का घाव था, चैंग ने जवाब दिया। सुजिन को एहसास हुआ कि चैंग उसकी चोट को इतनी गौर से क्यों देख रहा था और उसने कहा, आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। जिसने मेरे हाथ के साथ ऐसा किया वह यह महिला नहीं थी। वह एक अजीब प्राणी था जिसने एक चादर पहने हुए था जो उसके पूरे शरीर को ढकता था और एक लंबा धनुष था जो पूरी तरह हड्डियों से बना था। यह महिला बस उनके निर्देशों का पालन करती है, बस इतना ही। चैंग ने सूखी बातों पर सवाल नहीं उठाया। उसने लिनियो की तरफ देखा, फिर कहा, मेरे साथ आओ और उस जीव को ढूंढो। यह तो मुझे कब्र में भेजने के समान है।
अगर तुम मेरे करीब रहोगे तो मरोगे नहीं। यह गलत है। क्या तुम अपने दोस्त का बदला लेने की उम्मीद कर रहे हो? सूजी ने जवाब दिया। उनके बीच का माहौल तुरंत तनावपूर्ण और अजीब हो गया और चुई को भी नहीं पता था कि क्या कहना है। वह बस एक दुर्घटना थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया था। आमतौर पर आत्मविश्वास से भरा चैंग भकलाने लगा और सूजी भी उसके चेहरे पर अजीब देख सकता था। मुझे दुख है, लेकिन मैं तुम्हें उस चीज के पास नहीं ले जा सकता क्योंकि वह वास्तव में मेरे लिए बहुत शक्तिशाली है। भले ही तुम मुझे बचाने का वादा करो, फिर भी यह जोखिम भरा है। मैं यहाँ एक नौसिखिया हूँ, इसीलिए मैं आज रात जीवित रहना चाहता हूँ। सूजिन को खेद था, लेकिन साथ ही वह आगे के नुकसान से सुरक्षा की उम्मीद भी कर रहा था। बदला लेने के लिए अंधे पागल शैतान का पीछा करना निश्चित रूप से एक बुरा विचार था। तुम अभी भी नहीं समझे, यह लेवल बी की चुनौती है, इसीलिए ऐसी चुनौती में हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। मेरे जैसे व्यक्ति को भी इसे पार करने का भरोसा नहीं है। अगर तुम दोनों मेरे पीछे आओ तो यह वास्तव में अधिक सुरक्षित है, चैंग ने उनसे कहा। सूजिन कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर पूछा, मैं बहुत उत्सुक हूँ, यह लेवल बी कठिनाई क्या दर्शाती है? क्या हैंडबुक के मिशनों के लिए कोई वास्तविक मैप है? चुनौतियां ए से डी तक 4 स्तरों में विभाजित हैं, जिसमें डी सबसे सरल है। आमतौर पर विशेष सैनिक के पास इसे पार करने की 50% अधिक संभावना होती है, लेकिन तब जब उनके पास पर्याप्त गोला बारूद हो। स्तर सी पर कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, इसमें बैटमैन के पास भी सफल होने की 50% से अधिक संभावना होगी, बशर्ते वह पूरी तरह हथियारों से लोडेड हो। लेकिन स्तर बी ऐसा लेवल नहीं है जिससे आम इंसान आसानी से निपट सके, क्योंकि इस स्तर में अलौकिक शक्तियों वाले दुश्मन आते हैं। यहाँ तक कि अनुभवी भी पक्के तौर पर नहीं कह पाएंगे कि इसे पार कर सकेंगे या नहीं। स्तर 1 के लिए आपको विनाश के ऐसे स्तर का सामना करना पड़ेगा जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है, या आपके जीवन को इतना बड़ा खतरा होगा कि उससे खुद को बचाना लगभग असंभव है। आपको ध्यान से खेलना होगा और उम्मीद करनी होगी कि आप इसे पार करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो इस तरह के उच्च स्तरीय चुनौतियों का मिलना बहुत दुर्लभ है। हालांकि अगर आपको यह मिलता है तो बस प्रार्थना करना शुरू करें। चैंग ने इस बार सूजिन के सवालों का बहुत विस्तार से जवाब दिया, लेकिन इससे सूजिन को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर सबसे आसान स्तर भी हमारे जैसे आम लोगों के लिए बहुत कठिन है, तो क्या हमारे जैसे नए लोगों को स्तर बी की चुनौती देना गलत नहीं है? मैं देख रहा हूं कि तुम्हें अंत में यह बात समझ में आ गई है, उस आदमी ने कहा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। सूजिन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और ऐसा लगा जैसे कोई यूरिका मोमेंट मिल गया हो। मैं समझ गया, समय बीतने के साथ चुनौती की कठिनाई भी बढ़ती जाती है, जिसका मतलब है कि वास्तविक चुनौती बी का खतरा केवल चुनौती के अंतिम भाग की ओर ही उत्पन्न होगा। लेकिन अगर यह केवल चुनौती के अंतिम भाग के दौरान दिखाई देता है तो चुनौती समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि शेष समय बहुत कम है तो चुनौती से बचने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा वह चुनौती शायद आप जैसे अनुभवी लोगों के लिए है, और शायद यह एक नए लोगों के लिए एक अनुभव है ना? चैंग बहुत हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सूजिन इतनी जल्दी सारी बिंदुओं को जोड़ देगा। उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, यह सही है। इसलिए भले ही यह चुनौती एक नौसिखिए के लिए बहुत खतरनाक लग सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए इसे पार करना पूरी तरह संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में यही कारण है कि मुझे आपके साथ जाना चाहिए। सूजी ने चैंग को घूरते हुए कहा, अगर यह चुनौती आपके जैसे अनुभवी लोगों के लिए है तो मुझे आपसे जितना संभव हो सके उतना दूर रहना चाहिए, है ना? सूजिन की प्रतिक्रिया से चैंग दंग रह गया। उसने नहीं सोचा था कि सूजिन इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा। उसने जल्दी से कहा, अब छिपने में बहुत देर हो चुकी है। क्या तुम्हें नहीं लगता यह महिला तुम दोनों के पीछे आ रही थी और तुम्हारा हाथ पहले ही उस अजीब जीव द्वारा घायल कर दिया गया है? इसीलिए यह स्पष्ट है कि अब तुम लक्ष्य हो।
मुझे डर है कि अभी उसकी प्राथमिकता तुम हो, कोई अनुभवी सैनिक नहीं। तुम्हारी बात सही है, सुजीन ने सर हिलाकर कहा। उसने पूछा, क्या मंदिर सुरक्षित है? फिलहाल तो ऐसा ही है, लिनियो पहले से ही वहां तैयारी कर रही है। चैंग ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। चुई, अब मंदिर की ओर चलो, सुजीन ने चुई से कहा। क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? सुजीन ने अपना सिर हिलाया। तुमने सुना, मैं अब उनका निशाना हूं, इसीलिए मेरे लिए छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। लेकिन वे उसी समय हमारे पीछे आए थे, तो क्या इससे मैं भी निशाना नहीं बन गया? मुझसे बहस मत करो। अगर हम अलग अलग भागते हैं तो हम में से प्रत्येक के पकड़े जाने की संभावना केवल 50% है। तो चलो, अब एक दूसरे से वादा करते हैं कि जो भी पकड़ा जाएगा वह समय बचाने में मदद करेगा, ठीक है? सोजिन ने चुई को कड़ी नजर से देखा, फिर उसने फुसफुसाया, इसके अलावा अगर हम दोनों उस शक्तिशाली शैतान को पकड़ते हैं तो हम शायद अधिक सुरक्षित रहेंगे। सोजिन की बातों से चैंग खुश था, लेकिन उसने कोई टिप्पणी नहीं की। वह बस एक व्यक्ति चाहता था जो उस प्राणी को खोजने में उसकी मदद करे, और दूसरे व्यक्ति को लाना उसके लिए बोझ बन जाएगा। चोई को समझ में नहीं आया कि और क्या कहे, इसलिए उसने सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़ा चाकू वापस सुजिन को थमा दिया। भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए इसे ले जाना चाहिए। सोजिन ने चोई से चाकू लिया और सिर हिलाकर चोई को मंदिर की ओर तेजी से ले गया। चोई के चले जाने के बाद सुजिन ने उस अलग थलग आदमी से पूछा, तुम्हारा असली नाम क्या है? जियांग ली। मेरा नाम सुजिन है। असल में तुम बदला लेने के लिए उस राक्षस की तलाश नहीं कर रहे हो, है ना? सुजिन ने पूछा। जियांग ली 2 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, और फिर उसने लिनियो के कंधे से भाला निकाला, और फिर उसने भाले का इस्तेमाल उसके चारों अंगों को तोड़ने के लिए किया। लेकिन जब लिनियो जमीन पर लकवाग्रस्त पड़ी थी, तब भी वह उन पर चिल्ला और गुर्रा रही थी। जब सुजिन ने उसे जमीन पर तड़पते हुए देखा तो उसे यह कल्पना करना मुश्किल हो गया कि यह महिला एक बार इतनी कोमल और मिलनसार कैसे दिखी होगी जब वह उससे पहली बार मिली थी। क्या मैंने कभी कहा कि यह बदला लेने के लिए था? जियांग ली ने उसके प्रश्न के साथ उत्तर दिया। सुजिन हंसा और पहाड़ से दूर जाने लगा और बोला, मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस राक्षस की हम तलाश कर रहे हैं वह बेहद शक्तिशाली। वह जो लंबा धनुष लेकर चलता है, उससे चमकीले कण निकलते हैं, और मेरा बायां हाथ इस तरह का हो गया क्योंकि कण का एक छोटा सा हिस्सा उस पर लगा। इसे पी लो। जियांग ली ने एक अंगूठे के आकार की कांच की बोतल सुजिन को दी, जिसके अंदर बैंगनी तरल पदार्थ था। सुजिन ने कांच की बोतल हिलाई और बिना किसी हिचकिचाहट के सारी तरल पदार्थ को मुंह में डाल दिया। जैसे ही बैंगनी तरल पदार्थ उसके पेट में गया, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में ठंडक फैल गई है। जिस जगह पर पहले बहुत दर्द हो रहा था, वहां तुरंत राहत महसूस हुई, जिससे सुजिन को बहुत ऊर्जा मिली। वाह, सुजिन ने पहले जो कहा था उसे जारी रखने से पहले उसने गहरी सांस छोड़ी। मैं बाकी के बारे में निश्चित नहीं हूं, क्योंकि मुझे पहले अपने कुछ अनुमानों को सही साबित करना होगा। अच्छा, तुम तो होशियार लगते हो। ऐसे लोगों के पास हैंडबुक की चुनौतियों से बचने की ज्यादा संभावना होगी। तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन पहले आज रात की बात खत्म करते हैं। बेहतर होगा कि अब हम जोर जोर से प्रार्थना करना शुरू कर दें। मैं प्रार्थना से ज्यादा अपने दिमाग पर भरोसा करता हूँ, सूजी ने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी योजनाएं और कार्य सभी विशुद्ध रूप से प्रतिक्रियात्मक थे, क्योंकि वो फैंटेसी टाउन के बारे में बहुत कम जानता था। उसे पक्का विश्वास था कि अगर उसे इस बारे में पर्याप्त जानकारी होगी कि क्या हो रहा है, तो रात में बचने की संभावना बढ़ जाएगी। जियांग ली ने असहमति नहीं जताई। खुद पर विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि कुछ चीजों के लिए ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है, जबकि दूसरी चीजों के लिए ज्यादा शारीरिक शक्ति की जरूरत होती है। और आज रात फैंटेसी टाउन में दिमाग से ज्यादा ताकत की जरूरत है। यह जरूरी नहीं कि यह सच हो। मैं लगभग वहां पहुंच गया। बस मुझे कुछ और सुराग खोजने दो और मैं इस पहेली को सुलझा लूंगा, सुजिन ने खुद से कहा। उसने गहरी सांस ली और जियांग ली से कहा, चूंकि तुम बदला लेने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम मरने की उम्मीद कर रहे हो,
मुझे लगता है कि एकमात्र अन्य कारण यह होगा कि तुम किसी तरह के लाभ के लिए ऐसा कर रहे हो। उस शक्तिशाली शैतान के पीछे जाने का जियांगली का क्या मकसद है? क्या वह कुछ छुपा रहा है? क्या जियांगली सच में एक अच्छा इंसान है या बस वह दिखावा कर रहा है? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम जल्द ही आपके सामने इसका अगला भाग लेकर आने वाले। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।